राधे राधे बच्चों। अब हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या था कि ये एक्सपेरिमेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि जे जे थॉमसन के रिसर्च स्टूडेंट थे, उनके कहने पर उनके दो स्टूडेंट ने परफॉर्म किया था। और वो स्टूडेंट थे गाइगर और मॉर्सटैन। ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में, जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक लेड बॉक्स लिया, उसमें रेडियो अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा, और वो एलिमेंट्स आगे गए, गोल्ड फॉल से टकराए और इधर उधर फैल गए। तो जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल जिंक स्क्रीन पर, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर फैलते हैं, तो क्या हुआ, ऑन स्ट्राइकिंग द स्क्रीन अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूसेस लाइट फ्लैश, जिसको हम स्कैंटिलेशन कहते हैं। तो क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल गए, गोल्ड फॉल से टकराए, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। इन्होंने रेडियो एक्टिव सोर्स को लेड बॉक्स में रखा। तो सवाल आता है, भैया लेड बॉक्स क्यों? लेड जो होता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये रेडिएशन सब तरफ नहीं फैल के एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। कौन सा सोर्स लिया? 83 बिस्मथ 214। और इससे जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में और समझते हैं। अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, उस सोर्स के आगे उन्होंने लेड ब्रिक्स रखी, जिससे क्या है कि अल्फा पार्टिकल की निकलने वाली बीम एक स्ट्रेट लाइन में जाए। इन लेड ब्रिक्स को हम कॉलीमेटर भी कहते हैं। तो सवाल पूछा जाता है, कॉलीमेटर की जरूरत क्यों है? क्योंकि इससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन, फाइन बीम में जाए। ओके। अब इसके आगे हमने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लगाई, और वो गोल्ड फॉइल 1 एटॉमिक थिकनेस की थी, जो कि लगभग 2 × 10⁻⁷ थिकनेस था। तो सवाल आता है, भाई इतना कम थिकनेस क्यों रखा? तो ये 1 एटॉमिक लेयर की थिकनेस है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो स्कैटरिंग हो रहा है, वो अ, एक लेयर की वजह से हो रहा है। केवल एक एटॉमिक लेयर, मतलब बहुत ज्यादा न्यूक्लियस उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ये थिन गोल्ड फॉइल गया। अब इससे काफी सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं स्ट्रेट गए, कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पे गए। ठीक है। तो यहाँ पर उन अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक माइक्रोस्कोप लगाया है, जो मूवेबल है, जो इस पूरी स्क्रीन में फैल सकता है। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे रहे जो ऑब्ट्यूज एंगल पे गए। ठीक है। तो ये जो सर्कुलर स्क्रीन पे जो डिटेक्टर है ना, वो यूं घूम सकता है। अपन तो ये एक्सपेरिमेंट कई बार किया गया, हर एंगल पे देखे गए कितने अल्फा पार्टिकल्स आए। ये ग्राफ हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको समझते हैं कि बहुत कम एंगल से स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा थे। तो जैसे जैसे हम स्कैटरिंग एंगल बढ़ाना चाहेंगे, तो अल्फा पार्टिकल घटते जाते हैं। ओके। तो अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या था और उससे रिगार्डिंग कंक्लूजन क्या रहा? तो इनका पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द कॉइल विदाउट एनी डेविएशन, कि सीधे निकल गए काफी सारे। जबकि थॉमसन ने क्या कहा था कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, खाली है। अल्फा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब आता है कि ओनली 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड मोर देन 1 डिग्री। और वो भी कौन से वाले? जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से सेंट्रल लाइन के पास वाले अल्फा पार्टिकल ही ज्यादा एंगल पे स्कैटर्ड हुए। ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके सेंट्रलाइज्ड है एक छोटे से वॉल्यूम में। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल, अपन कहें कि शायद 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है कॉइल से टकरा के वापस आ गया। तो कौन सा अल्फा पार्टिकल वापस आया? जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है। ठीक है, तो जिस अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर 0 था वो वापस आ गया। तो इससे क्या कंक्लूजन लिया गया कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। अब रदरफोर्ड का प्लैनेटरी मॉडल, इसने सबसे प्लैनेटरी मॉडल क्या दिया कि पॉजिटिव चार्ज और मास जो है सेंट्रलाइज है छोटे से वॉल्यूम में जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। अब रदरफोर्ड का मॉडल सही भी माना गया लेकिन उसमें काफी कुछ कमियां थी। तो वो कमियां क्या थी? इट वॉज ऑब्जर्व दैट एवरी एटम, हर एक एटम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं और वो कोई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को एमिट नहीं करता। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों है। तो रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस phenomenon। अब मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो रेडिएशन एमिट करेगा, और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि उस चार्ज पार्टिकल के रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? अगर हम ये चीज रदरफोर्ड के मॉडल पे लगाएं तो उन्होंने कहा था भैया न्यूक्लियस तो स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो ये एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, रेडियस कम हो जाएगी, और वो धीरे धीरे स्पाइरल मोशन करता हुआ न्यूक्लियस में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है ना, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी लगातार चेंज होनी चाहिए लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से न्यूक्लियस अनस्टेबल होना चाहिए, बट हमें मालूम है कि न्यूक्लियस तो स्टेबल है, एंड रदरफोर्ड मॉडल इस कारण को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से हम बात करें तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सजेस्ट करता है कि भैया न्यूक्लियस का साइज जो है 10⁻⁻14 से 10⁻10 मीटर होना चाहिए, एंड काइनेटिक थ्योरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एटम का साइज लगभग 10⁻10 मीटर है। तो भाई कई बार सवाल ये आता है कि रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज देने की क्या जरूरत थी? तो समझिएगा कॉन्सेप्ट कि वन एटम साइज और वन न्यूक्लियर साइज ये लगभग 10⁵ का रेशियो आया। तो अब समझें कि वन एटम साइज जो हुआ, अगर वन एटम साइज 10⁵ टाइम्स न्यूक्लियर साइज हुआ। ठीक है, हम समझने के लिए बात करें कि मान लीजिए न्यूक्लियर को आपने 1 मीटर का सर्कल माना। ठीक है, तो एटम 10⁵ मीटर का सर्कल है, मतलब 100 किलोमीटर का सर्कल है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर का सर्कल मतलब आप जिस शहर में रह रहे हैं उससे 100 किलोमीटर की रेडियस की जगह पर, ठीक है, कोई चीज ढूंढना, तो ये बहुत टफ काम है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी। तो रदरफोर्ड ने उस समय ये बताया था कि भाई न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। तो ठीक है, इसलिए उनका नोबेल बनता है। तो क्या हुआ? द मोस्ट ऑफ एन एटम एम्प्टी है, ध्यान रखेंगे। गोल्ड फॉइल थिन क्यों होती है ये हमने पहले ही बता दिया कि एक से ज्यादा स्कैटरिंग इसमें ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग की। ठीक है, राधे राधे बेटा।